नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर क्या कोई कुछ भी बोल देगा? इस आज़ादी की कोई लिमिट है क्या, या ये सब अनलिमिटेड है? देश में दो बड़े मसले चल रहे हैं। पहला, कॉमेडियन कुणाल कामरा का, जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा उप मुख्यमंत्री शिवसेना शिंदे के नेता एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, दलितों के समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बाबर और औरंगजेब की चर्चा करते हुए संसद के भीतर शूरवीर राणा सांगा को ही गद्दार कह डाला। दोनों मसलों में गद्दार शब्द कॉमन है और इस तरीके से इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आज करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के आवास, जो आगरा में है, और आगरा जाटव लैंड कहा जाता है, दलितों की सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में आगरा में है। बहुजन समाज पार्टी जो भी अपने राजनीतिक कार्यक्रम करती है वो जाटव लैंड से करती है, आगरा से। और आज उसी जाटव लैंड में करणी सेना के लोगों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की, गाड़ी तोड़ डाली, बवाल किया, पुलिस पहुंची, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ जवाबी, और कम से कम 2-2.5 घंटे तक रामजी लाल सुमन के आवास का परिसर और आसपास का इलाका रणक्षेत्र बन गया। कई लोगों के सिर फूटे। एक जो थाना प्रभारी है SHO आलोक कुमार सिंह हरिपर्वत के, वो भी घायल हो गए हैं। और जो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो इस तरीके की परिस्थितियां हुई, उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। और आज इन दो तस्वीरों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो कुणाल कामरा ने मुंबई में एकनाथ शिंदे पर जो व्यंग किया, उस व्यंग के दौरान उन्हें गद्दार कहा गया, उसको लेकर शिव सैनिकों ने उस होटल में धावा बोल दिया, उस क्लब में धावा बोल दिया जहां कुणाल कामरा ने कार्यक्रम किया था, तोड़फोड़ कर दी और इतना आतंकित कर दिया क्लब के लोगों को, होटल मालिकों को, कि उन्होंने खुद ही आज क्लब में ताला डाल दिया। तो एक तरफ ये है, कुणाल कामरा जमे हुए हैं, वो कह रहे हैं किसी भी कार्रवाई का वो सामना करेंगे, बशर्ते वो कानून के दायरे में होनी चाहिए। एक तस्वीर कुणाल कामरा को लेकर, दूसरी तस्वीर आगरा की है, राज्यसभा के सांसद के घर तोड़फोड़। तो ये दो तस्वीरें इस देश की स्थिति परिस्थिति को कह रही हैं। एक महाराष्ट्र की है, एक उत्तर प्रदेश की है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों जगह हिंदू संगठनों का बोलबाला है। और दोनों मसले हिंदू संगठनों और क्षत्रिय संगठनों इनसे जुड़े हुए हैं। और ये भी इस विपक्ष ने कहा है कि सत्ता पक्ष के इशारे पर ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, लेकिन सांसद के घर पर हमला होता है। तो कुल मिलाकर आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी वो कितनी है, उसकी कोई लिमिट है क्या, ये सब अनलिमिटेड चल रहा है। तो इस तरह की परिस्थितियां, लेकिन इस कार्यक्रम के सहारे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं या रिएक्शन ज़्यादा लोग कर रहे हैं। इस तरह की बातें बहुत सारी होती रहीं। आज मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि शेखर सुमन जो जाने माने कलाकार हैं, वो एक समय एक कार्यक्रम किया करते, शेखर मूवर्स करके। उसमें अटल जी से लेकर सोनिया गांधी तक सारे लोगों की मिमिक्री वो करते थे और एक हद से ज़्यादा आगे करते थे, लेकिन कभी भी शेखर सुमन का घर नहीं तोड़ा गया। वो शेखर सुमन आजकल भाजपा में है। लेकिन कुल मिलाकर इस तरीके की क्या जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, क्या व्यंग है, क्या टिप्पणी है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है संगठनों को, राजनीतिक दलों को, नेताओं को। क्या जो बर्दाश्त का लेवल है वो काफ़ी नीचे हो गया है क्या, ये सवाल है। लेकिन संविधान के दायरे में लोकतंत्र की सेहत के लिए
जो टिप्पणी है, आलोचना है, व्यंग है, वो कितना जरूरी है और वो कितना होना चाहिए। आज मंथन में इसी पर हम सवाल करेंगे। दो वो आपको स्थितियां दिखाते हैं जिनको लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में क्या कहा, कुणाल कामरा ने जो चीजें कही, वो आप उनके बयान सुनिए जरा। महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का सवाल है। आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया भाई। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच में मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। तो टिप्पणी तो बड़ी सख्त है, लेकिन व्यंग्यकार, टिप्पणीकार, आलोचक इस तरह की बातें करते रहे हैं। और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, इस बात को लेकर उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से जो आपका आलोचक है, निंदक, उन्होंने कहा कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक को इतना करीब ले आइए, इतना करीब ले आइए कि अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बनवा दीजिए। अब आजकल अगर आंगन में कुटिया बन जाए, वो आंगन में सुबह निंदक निंदा करने लगे, तो मुझे लगता है माचिस से फूंक देंगे लोग उसको, और निंदक भी उसी में सुहा हो जाएगा। ये वाली स्थिति है आजकल। तो आज बिना इधर उधर की बात किए, सीधी बात यही है। आज पता नहीं, सीधी बात किसी बहुत बड़े पत्रकार का शो है, तो सीधी बात सिर्फ यही है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्थिति क्या है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के सांसद ने ये बवंडर खड़ा किया, यह बयान दिया। वो अपने सांसद को जायज़ ठहरा रहे हैं, सांसद के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बयान भी दिया कि नहीं, उनका उद्देश्य किसी राजपूत के गौरव को, किसी राजपूत योद्धा के गौरव को नष्ट नहीं करना है, किसी को ललकारना नहीं है,
बल्कि इतिहास का दूसरा पहलू दिखाना है। एक पहलू बीजेपी बता रही, दूसरा पहलू उनके सांसद ने बताया। अखिलेश यादव को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कृति शुरू की है कि पुरानी बातों को कहें, पुरानी बातों से कहीं न कहीं अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ें, इतिहास को बताएं। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है, ये इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। उसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामविलास सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं, और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। अखिलेश यादव ने एक नया मोड़ इस पूरे घटनाक्रम को दिया। वो कह रहे हैं कि वो दलित हैं इसलिए अटैक हुआ, और ये बात ठीक है कि रामजी लाल सुमन आगरा जो जाटव लैंड है वहाँ रहते हैं, 3 बार के सांसद हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, दलित चेहरा हैं समाजवादी पार्टी का। इसके अलावा वो बहुत गंभीर नेता माने जाते रहे हैं। इस विवाद को अगर उनसे अलग कर दें और एक और सूरत बन सकती थी। ये अच्छा रहा, बड़ा सहयोग रहा, ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि कहीं वहाँ जाटो वर्सेस राजपूत या जाटो वर्सेस अगड़ो नहीं हो गया, नहीं तो वहाँ बहुत गंभीर स्थिति हो जाती। बड़ी संख्या में जाटो समाज के लोग वहाँ रहते हैं। अगर वो रिएक्ट करते रामजी लाल सुमन को लेकर तो बहुत स्थिति गंभीर हो जाती। जब इस तरह की स्थितियाँ बनी तो जाहिर सी बात है कि जो कानून के रखवाले हैं उनको अपना काम करना चाहिए था। हमारे साथ राजेश झा भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। राजेश जी स्वागत। शैलेंद्र सिंह करणी सेना के संगठन मंत्री हैं, जिस संगठन ने वहाँ प्रदर्शन किया। करणी सेना बहुत सारी इस देश में है। गोगामणि जी थे, उनकी करणी सेना, अम्मू जी उनकी करणी सेना, बहुत सारी करणी सेना, बहुत सारी छत्री सभाएं हो गई हैं और अपने अपने सबके दावे रहते हैं। राघवेंद्र सिंह राजू अखिल भारतीय छत्री महासभा, राजू जी की जो छत्री सभा है वो सबसे पुरानी है, ऐसा राजू जी बार बार कहते रहते हैं, है भी। इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं राघवेंद्र सिंह राजू, बहुत स्वागत। हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत, इस बीच एक और मेहमान मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सच्चिदानंद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी जुड़ गए हैं। पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका मुझे इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए। चूँकि सीधे सीधे आज ये मोर्चा ही हुआ है करणी सेना से, तो शैलेंद्र सिंह से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शैलेंद्र सिंह, क्या यही एक रास्ता बचा था कि रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर दिया जाए? इस संविधान ने सिर्फ यही रास्ता आपको दिया था? कोई कानून, कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई, कोई अदालत, कोई और कोई आंदोलन, प्रदर्शन, सीधे हमला? शैलेंद्र सिंह, मैं आपको पहले बता जी, देखिए मैं स्पष्ट आपको कर दूं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई नेताओं ने, चाहे वो रूपाला हो, चाहे बिसाऊलाल हो, चाहे अभी संसद में जिया साहब ने बयान दिया था वो हो, लगातार राजपूतों को टारगेट करने के लिए बयान दिए जाते हैं, लगातार उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन संविधान ने, कानून ने कभी भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर हमारे पास ये ताकत होती कि हम संविधान के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करा सके, इनको जेल भेज सके, या सरकार हमारी बात मानते हुए कोई ऐसा सख्त कानून बनाती कि ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होती, इनकी संसदीय सदस्यता बर्खास्त हो जाती, अगर हमारे पास कोई रास्ता होता तो हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। हम कई सालों से देखते आए हैं कि सिर्फ राजपूतों को टारगेट किया जाता है, उन्हें बुरा भला कहा जाता है और सब मिलकर उनको एक तरह से नोचने पे तुल जाते हैं। आज आपने देखा होगा कि सीधा सा बयान था कि उनके अखिलेश यादव के सांसद ने राजपूतों को लेकर, राणा सांगा को लेकर बयान दिया, उनको गद्दार बताया, और अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि सब रामजी लाल दलित है इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा दलित और सवर्णों के लिए नहीं लड़े थे। राणा सांगा इस देश के, हिंदुस्तान के लिए लड़े थे, इसके स्वाभिमान के लिए लड़े थे, और 80 घाव खाने के बाद भी लगातार 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और हर युद्ध जीता है। ऐसे व्यक्ति का अपमान अगर संसद में होगा, जिस संसद के बनने से पहले इस देश की रक्षा के लिए, इस देश को बनाने के लिए अपना रक्त बहाया हो,
उस व्यक्ति को अगर वहां से गाली गलौज या अपशब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो विरोध जायज है। अगर और आपको एक पक्ष और देखना पड़ेगा, आप जो वीडियो दिखा रहे हैं इस वीडियो में ऊपर छत पर आप देखिए, छत पे समाजवादी के लोगों ने, गुंडों ने ऊपर से पत्थरबाजी करी है, ईंटें फेंकी है, उसकी चोटें कार्यकर्ताओं को लगी है, पुलिस की चोटें भी उसी को लगी है। अरे वो कह रहे हैं आत्मरक्षार्थ किया है। जब किसी के घर में हमला करोगे शैलेंद्र सिंह, तो जो भी पाएगा फेंकेगा ना आत्मरक्षार्थ, कि अपने घर में घुस के खुद को पिटवाने देगा, क्या करेगा भाई? आत्मरक्षा नहीं है, आत्मरक्षा नहीं है। समाजवादी पार्टी के गुंडे आसपास की बिल्डिंग ऊपर पहले से मौजूद थे, उनके पास पत्थर थे, हमारे लोगों के पास पत्थर नहीं थे। हाँ ठीक है, त्वरित जो भी वहां पे हाथ अंदर घुसने की प्रक्रिया जरूर हुई है। किसी के घर में कैसे घुस जाओगे भाई? उसके घर के परिवार के लोग होते हैं, कोई लोकतंत्र, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था आप लोग मानोगे कि नहीं मानोगे? आप किसी के घर ही में घुस जाओगे? हम दलित सवर्ण की बात नहीं करते, आप किसी के घर में घुस जाओगे, ठीक है, गुंडाई करोगे। हाँ तो आपको इसको समझना, आपको ये भी तो समझना होगा ना कि वो व्यक्ति बोल क्या रहा है। अगर आप उसको कानून उसको सजा नहीं देंगे तो हम लोग देंगे। हाँ, मतलब अपने आप ये तालिबान हो गया कि शैलेंद्र सिंह जाके सजा दे देंगे, रामजी लाल सुमन को फांसी पे लटका देंगे, पेड़ पे टांग देंगे। कोई सिस्टम है कुछ देश में कि कुछ भी कर दोगे आप लोग? आप लोग कैसे सजा दे दोगे भाई? कोर्ट बंद कर दिया जाए, थाने बंद कर दें, चौकी बंद कर दें, आप सजा दे दोगे? हमारे समाज के लोगों ने गोलियां खाई, इस देश के लिए खून बहा है, तो हमारा इतना अधिकार बनता है कि हमारे पूर्वजों का जिनका अपमान हो रहा है, अगर संसद और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुरुषोत्तम रूपाला का क्या किया था आपने वो बताओ? उसके घर में हमला किया था, पुरुषोत्तम रूपाला के घर में हमला करने गए थे, पुरुषोत्तम रूपाला के घर में गए थे? नहीं गए थे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आपका प्रदर्शन जो सत्ताधारी दल के द्वारा कराया गया प्रदर्शन है, उत्प्रेरित है, सत्ताधारी दल आपके पीछे है, इसीलिए वो कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला को आपने छोड़ दिया। वो पुरुषोत्तम रूपाला ने तो यहां तक कहा था कि तमाम छत्री राजाओं ने अपनी बहू बेटियों को सौंप दिया किसी को। इससे ज्यादा गंभीर टिप्पणी नहीं की है रामजी लाल सुमन, इससे ज्यादा गंभीर टिप्पणी क्या हो सकती है? उस पुरुषोत्तम रूपाला का क्या किया छत्री समाज ने, छत्री नेताओं ने? रूपाला का विरोध हुआ है और इतने बड़े स्तर पर हुआ है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। राजस्थान का बीजेपी को नुकसान हुआ, यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ, उसका मात्र कारण था रूपाला। और लगातार आप बयान देते रहे, हमसे अपेक्षा करेंगे कि हम कानून को माने और कानून के हिसाब से चले, तो ये संभव नहीं है। अरे ये तो आप बिल्कुल डिफॉर्मेशन वाली बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाना चाहिए। आप कानून ही नहीं मानेंगे इस देश में ना, हम तो तैयार है ना। गलत को गलत नहीं बोलेगा, कानून गलत को गलत मुझे लग रहा है, हमको तो लड़ना है। हमें लग रहा है आपको इस्तेमाल करा जा रहा है, क्षत्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्याय और विरोध, अन्याय हम सहेंगे नहीं। अगर कोई गलत करेगा तो कानून अगर उसका बिगाड़ नहीं पाएगा तो हम लोग तैयार बैठे हैं, आपको सजा देना है। मैं आता हूं शैलेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह राजू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये आपको लगता नहीं कि क्षत्रियों का को इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है? क्योंकि आप ही लगातार मेरे साथ तमाम डिबेट में कहते हैं कि राजनीति में छत्री जीरो, उसको उसका हक नहीं मिलता। ये आप लगातार सुबह उठते ही आप जब मुझे फोन करते हैं तो पहला आप कह रहे थे कि भाई बहुत संख्या घट रही, छत्रियों की नुमाइंदगी घट रही है। दुर्गेश जी खाली इस बवाल करने के लिए छत्री हैं क्या? उनका इस्तेमाल हो रहा है इस तरीके के आंदोलनों के जरिए? दुर्गेश जी, जहां तक छत्रियों की उपेक्षा अगर ना होती तो 1952 में जो अनुबंध हुए थे, लाखों टन सोना, लाखों हेक्टेयर जमीन और 565 रियासतें देने के वालों के साथ में सियासत हो रही है। आज से 100 साल पहले की बात, ज्यादा लंबे समय की मैं बात नहीं करना चाहता। आज से 100 साल पहले पिछड़ा शब्द कहां से आया, ये बताइए? पिछड़ा शब्द कहां था? जो आज फार्मूले बन रहे हैं कि राष्ट्रवाद की जगह अवसरवाद की जगह स्वार्थवाद, देश में ना कानून का डर ना शासन का डर, कुछ भी आप बोल दो। अरे डर तो आप लोगों को नहीं है ना। शैलेंद्र सिंह इसी कार्यक्रम में कह रहे हैं हम कानून को नहीं मानेंगे। सबसे पहले तो कानून आप लोग तोड़ रहे हैं भाई। आप किसी सांसद के घर में घुस जाएंगे, आप किसी सांसद के घर में घुस जाएंगे, वहां पत्थर चलाएंगे और अपेक्षा करेंगे कि सांसद की छत पर मौजूद लोग आपके ऊपर फूल बरसाएं, ऐसी अपेक्षा आप करेंगे? दुर्गेश जी, कानून जहां बनता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में 80% मामले SC एक्ट के गलत है और उसके बाद निर्दोष की गिरफ्तारी का आदेश हो जाता है। अरे अमेरिका, सिंगापुर में भी कानून बना हुआ है। जब हमारे संविधान में 14-15 अपने सेक्शन में है कि लिंग जाति तो आपके साथ कोई क्यों राजनीतिक दल खड़ा नहीं हुआ? राघवेंद्र सिंह राजू, मैं इस कार्यक्रम के जरिए एलानिया इस बात को कहता हूं
कि आप लोगों के साथ में इस मुद्दे पर क्यों कोई राजनीतिक दल नहीं खड़ा हुआ? आपके बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूंछों वाले नेता हैं, तलवारें लेकर प्रदर्शन करते हैं, क्यों नहीं खड़ा हुआ कोई? 16वीं लोकसभा में कुंवर हरवंश सिंह जी सांसद थे और उनको इंडिया टुडे अवार्ड मिला 2019 में। 16 से 51 प्रश्न पूछे, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान था। लेकिन स्वाति सिंह का मामला हो, सदन में खड़े हुए, आनंद पाल का मामला हो, सदन में खड़े हुए, कौन सा ऐसा मुद्दा है? उन्होंने यह भी कहा कि अगर सदन के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति अस्तरोही लगी है तो उसकी अनुमति दी जाए। हम लोग भी अगर बाबा साहब का हम सम्मान करते हैं तो हम महाराणा प्रताप का भी सम्मान करते हैं, इसमें अनुमति दी जाए। ये भेदभाव की जो राजनीति हो रही है और वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, आज इतने वर्ण में आप जो लोग कह रहे हैं और जो अखिलेश जी कह रहे हैं, 2012 में यही पीडीए से 52 टिकट मिले थे क्षत्रियों को, 45 जीत करके आए थे। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे 1980 में। आप टिकटों में क्यों लग जा रहे हो राघवेंद्र राजू? क्या क्षत्रिय जीवन पर क्षत्रिय सत्ता को भोगेंगे? भाई दलितों, शोषितों, पीड़ितों को मौका नहीं दोगे? अगर वो कुछ बोलेंगे तो पत्थर चलाओगे उनके घर जाकर, ये करोगे? जनगणना के हम विरोधी नहीं रहे तो जातिगत जनगणना तो इस्तेमाल हो रहे हो आप लोग, इस्तेमाल हो रहे हो। विरोधी नहीं रहे तो इस्तेमाल हो रहे हो, किसी के हाथ की कठपुतली का रूप में इस्तेमाल हो रहे हो। चाहे ये दल हो चाहे वो दल हो, दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हो। दुर्गेन जी, जातियों और उपजातियों में समाज को लंबे स्तर पर बांटा गया। ये मैं नहीं कह रहा, बनारस से प्रकाशित है इतिहास लौटा नामक पुस्तक। 6857 जातियों और उपजातियों में केवल एक वर्ग को समाज को बांटा गया। अरे भाई, हमारे महापुरुषों को आप गाली देने लगोगे, कभी आप अनंत पाल तोमर को छाट बना दोगे, कभी पृथ्वीराज चौहान को गुजर बना दोगे, कभी बिहार में अलाउद्दीन को तो कौन बनाता है भाई? ये कौन बनाता है? ये नेता ही बनाते हैं ना। राघवेंद्र राजू नेता बनाते हैं, किसी को भाजपा ने बनाया, किसी को सपा ने बनाया, किसी को कांग्रेस ने बनाया तो नेताओं ने ना। और जरा सी एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं, आप लोग घूमते रहते हो। मैंने तो भारत सरकार से कई बार मांग रखी है कि जिन अनुबंधों के आधार पर आपने रियासतें दी थी, हमारा ये सारी चीजें अनुबंध ओपन किया जाए। अखंड भारत का जो आपने सपना दिखाया और हमसे सब कुछ ले लिया, आज हमें आप गाली देंगे। राणा सांगा को जो दौलत खान लेकर के आया, पंजाब का गवर्नर, और आप बताने लगे कि जो है वो जो है राणा सांगर को अभिव्यक्ति ठीक है राघवेंद्र राजू, मैं आता हूं। अब ये विषय क्षत्रिय समाज इस पर आ गया। मेरा विषय आज ये नहीं है। मेरा विषय ये है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी की लिमिट क्या है। आज मैं इस पर ही फोकस रहूंगा कि आजादी कितनी होनी चाहिए। जेएनयू में नारे लग रहे हैं। अरे भाई, जातिवादी, मुझसे लोग कहते हैं राघवेंद्र जी आप छात्र राजनीति आज तक जातिवादी है। मैं कहता हूं, गर्व से कहता हूं, लेकिन मैं अवसरवादी नहीं हूं। आज भी मौजूदा सरकार में 167 विधायक ऐसे हैं जो विभिन्न दलों से आए, 450 मैं नहीं कहता। और अभी एडीआर की रिपोर्ट थी, मैंने आपसे कहा था कि 45% अभी भी देश में ऐसे विधायक चुन करके आ रहे हैं। मैं रोक रहा हूं राघवेंद्र राजू, आपको रोक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश झा। राजेश झा, आपके पास आ रहा हूं। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत इंडेक्स में बहुत नीचे चले गए, पीछे चले गए, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं उनकी तरफ नहीं जाता, लेकिन लिमिट क्या होनी चाहिए? क्या कोई कुछ भी बोलेगा, अनाप शनाप कुछ भी बोल जाएगा, उसके बाद फिर बवाल मचेगा? राजेश जी, दुर्गेंद्र जी, देखिए, इसके लिए ना कोई पैरामीटर फिक्स नहीं किया गया है। इसके लिए कोई लिमिट तैयार नहीं किया गया है कि आपको बहुत ज्यादा बोलना है, बहुत कम बोलना है या नहीं बोलना है। अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन आपको अपना भाषा पे नियंत्रण तो रखना होगा ना। आप जानते हैं कि भारत देश जो है एक बहुत सेंटिमेंटल देश है, इमोशनल देश है। यहाँ हर जाति, धर्म, समुदाय अलग अलग चीजों में बटा हुआ है देश। लेकिन इसकी एक खूबसूरती है कि पूरे दुनिया में ये अद्भुत देश है जिस देश में 1600 भाषाएं बोली जाती है। इतनी जातियां, 300 से अधिक जातियां हैं, इतना जातियों में बटा हुआ है। तो जो लोग चुन के आते हैं, जिस लोगों को हमारे समाज के लोग, हमारे राज्य के लोग चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, या एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो जाता है, या एक बहुत बड़ा पैसा वाला, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाता है, ऐसे लोग जिसको समाज देख रहा है,
वो व्यक्ति अपने लिमिट को जब क्रॉस करता है तो ये परिणाम, ऐसा परिणाम होने के लिए तैयारी हो जाती है। और राजेश जी, मैं परिणाम पे भी जा ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं राजेश जी, मैं कह रहा हूं कि भाई कुछ कोई लिमिट तो होगी। अब वो लिमिट कौन तय करेगा? आपकी पार्टी का नेता है, वो कुछ भी बोल जाए। आपकी पार्टी का नेता वो कुछ भी बोल जाए। वो किसी को संसद में, आपकी पार्टी का नेता विधूड़ी संसद में किसी को कटुआ कहे, कुछ भी कहे, वो लिमिट में है, वो लिमिट में है। रामजी लाल सुमन अनलिमिटेड हो जाता है। दिक्कत यही है। कोई भी धर्म का हो, आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, किसी के ऊपर। तो आप रुकिए ना, अपने दल के नेता को रुकिए। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। रमेश बिधूड़ी को क्यों नहीं रोका आपने? रमेश बिधूड़ी को क्यों नहीं रोका आपने? ये बात कर रहा हूँ, रमेश बिधूड़ी को क्यों नहीं रोका? किसी भी चीज का एक संयम तो रखना होगा ना। आप संयम से बाहर जाके बात करेंगे, किसी के सेंटिमेंट को टच करेंगे, किसी के जाति को टच करेंगे, चाहे वो कोई भी। रमेश बिधूड़ी ने क्या बड़ा खुशनुमा माहौल बना दिया था इस देश में। रमेश बिधूड़ी भी संसद में बोले थे। रमेश बिधूड़ी भी संसद में बोले थे। कैसे जा सकते हैं? उन्होंने कहा था क्या? बड़ा खुशनुमा माहौल बनाया। एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के सम्मान को भूल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। चूंकि ये चर्चा बड़ी विचित्र है और मुझे लगता है कि इसकी लिमिट क्या ही तय होगी, क्योंकि नेता अपने हिसाब से उनका तराजू है, पैमाना है, और वो कहते हैं कि मेरी पार्टी का नेता वो लिमिट में है, वो चाहे कुछ भी कहे, और दूसरी पार्टी वाला वो अनलिमिटेड है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अब कैसे ये पैमाना तय होगा, ये मुझे पता नहीं। ब्रेक। ब्रेक से लौट आए हैं और सवाल यही कि अभिव्यक्ति की कितनी आज़ादी। आज इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। दो मसले हैं। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर टिप्पणी की है और कुणाल कामरा ने गद्दार कहा है एकनाथ शिंदे को, और राणा सांगा को रामजी लाल सुमन ने गद्दार कहा। गद्दार जो शब्द है वो कॉमन है और इस पर चर्चा हो रही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी मिलनी चाहिए, उसके बाद सीधे सीधे एक्शन लिया जाना चाहिए। ये बात आज इसी पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन पहला जो सत्र है हमारा, उसमें तो मुझे लगता है कि छत्री बनाम छत्री स्वाभिमान यही रहा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि भाई इसका कोई पैमाना तय नहीं हो सकता है, लोगों को संयम बरतना चाहिए। एक सैद्धांतिक बात उन्होंने कही, पुराने नेता हैं, उन्होंने सैद्धांतिक बात कही। लेकिन जब रमेश बिधूड़ी संसद के अंदर मुसलमानों के लिए ऐसे भयानक शब्द कहते हैं तो फिर क्या ही कहना। इस बीच हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक विपिन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। और सीधे रुख हयात उमर का करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं। हयात उमर साहब आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हैं और लगातार बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो। हयात साहब, आज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की लिमिट कितनी? देखिए, सवाल का परिप्रेक्ष्य क्या हमें समझना पड़ेगा। बात यह सवाल किस परिप्रेक्ष्य में उठाया जा रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आजादी क्या आपको इसलिए मिली है कि आप इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करें? नहीं मिली जी। क्या अभिव्यक्ति की आजादी आपको इसलिए मिली कि आप गांधी नेहरू को गाली दें? नहीं मिली जी। क्या अभिव्यक्ति की आजादी आपको इसलिए मिली कि आप सोनिया गांधी को बारबाला कहें, खुलेआम कहें, और भाजपा के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से कहें, सोशल मीडिया पे कहें? क्या अभिव्यक्ति की आजादी इसलिए मिली है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाए? बताइए आप जी। क्या अभिव्यक्ति की आजादी इसलिए मिली कि संसद में खड़े होकर के सत्ता पक्ष का एक सांसद मुसलमानों को खुलेआम गाली दे? क्या कार्रवाई की गई थी? बताइए। विधूड़ी के खिलाफ, प्रवेश वर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी? कपिल मिश्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी? अगर सरकार ने
रमेश बिधूड़ी के खिलाफ संसद में कार्रवाई की होती तो शायद आज हमको संसद में राणा सांगा जी के लिए ये शब्द सुनने को नहीं मिलते। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सरकार ने तो नहीं की। तो देखिए, ये अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास बनाना, अपनी सुविधा के अनुसार अभिव्यक्ति की आजादी की लिमिट तय करना, अपनी सुविधा के अनुसार पुलिस का क्या, आप मुझे बताइए, जो शब्द राणा सांगा जी के लिए कहे गए, अगर वो शब्द मीर जाफर के लिए कहे गए होते, मशहूर है मीर जाफर, और वो शब्द मीर जाफर के लिए कहे होते, और आज मुसलमान किसी भाजपा सांसद के यहां हुजूम लगा करके हमला करने पहुंच जाता तो पुलिस क्या करती? एफआईआर होती कि नहीं होती? बताइए। अरे घर गिर जाते हैं, एफआईआर की बात कर रहे हो, और अभी अब नमाज पढ़ने की जगह भी नहीं मिलती उनको। बताइए, आप इतिहास में 3 लोगों को, 4 लोगों को किस तरह से जानते हैं? जयचंद को किस तरह से जानते हैं आप? हैं कल को आप जयचंद पे बवाल करना शुरू कर दिए। आप जयचंद को किस तरह से याद करते हैं? पृथ्वीराज चौहान को किस तरह से याद करते हैं? जी, जयचंद भी राजपूत थे जी, और तो कोई नहीं था। मीर जाफर को आप कैसे याद करते हैं? दूसरी बात, गद्दार और देशद्रोह देश कब से बना है? मुगलों तक, मुगलों से पहले और उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य, कुषाण वंश, या आप हूणों के पहले आप ले लीजिए, आप देश में कितने देश थे और कौन राजा आपस में एक दूसरे से लड़ता नहीं था? किसने अपने पिता की, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की हत्या किसने की थी? सम्राट अशोक ने कितने लोगों के नरसंहार किया था? और वो जिनका नरसंहार किया था वो लोग कहां के थे? वो देश के नहीं थे। तो उस काल की परिस्थितियां, मध्य युग की तुलना और आज से करना, मध्य युग में हर राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, दूसरे राजाओं पर आक्रमण करता था, संधियां होती थी, शादियां होती थी। शिवाजी के सेनापति मुसलमान थे और औरंगजेब का सेनापति मानसिंह थे। तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, विस्तार की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी। औरंगजेब के नहीं थे सेना, आज के संदर्भ में औरंगजेब के सेनापति मुसलमान नहीं थे। महाराणा प्रताप, मानसिंह थे कि नहीं थे? बताइए आप। अकबर की बात करिए ना। मानसिंह उनके सेनापति थे या नहीं थे? अकबर के साथ शक्ति थी। मानसिंह कहां थे? औरंगजेब के कौन थे? हाँ। मानसिंह थे कि नहीं थे? और यही नहीं, क्या मुगलों के यहां राजपूतों ने ब्याह नहीं किए हैं? बताइए। बात यह है ही नहीं। बात यह है कि जब सलमान खान किसी उससे शादी कर लेंगे या कोई और कैटरीना कैफ से शादी कर लेगा या करीना कपूर से शादी कर लेगा तो कोई इशू नहीं है, तब लव जिहाद नहीं है। जब कोई भाजपा का बड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी बड़े भाजपा के नेता की लड़की किसी मुसलमान बड़े नेता से शादी कर लेती है तो कोई बवाल नहीं है, बाकी सब लव जिहाद है। देखिए, ये समझना पड़ेगा हमें कि हम इतिहास को इतिहास ही रहने दें। इतिहास को अगर वर्तमान में लाएंगे तब तो फिर कल को फिर दलित पूछेंगे कि भाई हमारे गले में हमें स्तन टैक्स क्यों देना पड़ता था। कल को फिर दलित पूछेंगे हमारे गले में हांडी क्यों लटकाई गई थी और हम उसका बदला लेंगे, हमारे पीछे झाड़ू बांधी गई थी, हमें गांवों के दक्षिण में बसा दिया जाता था, हमारे कुएं अलग होते थे, हमसे बेगार कराई जाती थी, आज बदला लेंगे हम। फिर कल को फिर पुराणों में 21 अच्छे वर्णन थे कि भगवान विश्वामित्र ने 21 बार, सॉरी भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहन किया। आज तो हम ब्राह्मणों से बदला लेने निकल जाए सारे क्षत्रिय कि हम तो सब अपने पूर्वजों का बदला लेंगे। अरे इतिहास था, इतिहास खत्म हो गया है। 600 साल पुराना इतिहास है, 300 साल पुराना है। अंग्रेज अभी सिर्फ हमको छोड़ के गए हुए भी 75 साल हुए,
तो हम अंग्रेजों पे आक्रमण कर दें? बताइए, अपनी सेना लेके इंग्लैंड पहुंच जाए कि तुमने हमको 200 साल गुलाम बना के रखा, हम तुमको 200 साल गुलाम बनाएंगे? नहीं, उससे कोई स्पार्क नहीं मिलेगा भाई हयात, उससे स्पार्क नहीं मिलेगा, वो नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा वहां। कल को लंका हमारे ऊपर हमला कर दे कि साहब तुमने हमारी लंका जलाई थी रावण में। देश में बहुत जगह रावण को पूजा भी जाता है। बात ये नहीं है, सीधी सी बात है, इतिहास में जो चीज है वो इतिहास में है, वो आज में नहीं है। और जहां तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लिमिट की बात है, तो लिमिट पहले तय होती है सत्ता पक्ष से। आप लिमिट तय करेंगे, जब हम खुद अपनी लिमिट तय करेंगे, हम अपनी जबान काबू में रखेंगे, तब हम आपसे कह सकते हैं कि आप अपनी जबान काबू में रखिए। ठीक बात है, ठीक बात आप है। कांग्रेस के किसी भी, मनमोहन सिंह के लिए क्या क्या नहीं मजाक उड़ाया आपने, किस किस तरह से नहीं कहा आपने, सोनिया गांधी को आपने क्या क्या नहीं कहा, जवाहरलाल नेहरू को आपने क्या क्या नहीं कहा। मैं आपको एक कार्टून दिखाना चाहूंगा, बापू को नहीं छोड़ा है, राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं, गोली मार दी थी उनको, किसने? मुसलमानों ने गोली मारी थी। क्या आप कह पाएंगे कि बापू को गोली मारने वाले गद्दार हैं? बताइए, बापू को गोली किसने मारी थी? लेकिन साहब, मैंने कहा ना, इतिहास को नहीं, आप वर्तमान में देखिए, देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है, देश पीछे जाने के लिए तैयार नहीं। ठीक बात है, ये बड़ी बात, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात हयात ने कही कि देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है, इसको पीछे मत घसीटो, मध्यकाल में मत ले जाओ, मध्ययुगीन व्यवस्था में मत ले जाओ। समाजवादी पार्टी के नेता सच्चिदानंद पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सच्चिदानंद पांडे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग इस पूरे प्रकरण के लिए आपकी पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं। अखिलेश यादव किन परिस्थितियों में, कौन सी उनकी मजबूरी है कि इतनी खराब बात कही रामजी लाल सुमन ने, उसके बाद भी वो उनको लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड एंटी अपर कास्ट है क्या, सच्चिदानंद पांडे? जी देखिए, जैसा कि अभी आप सब लोगों ने बताया कि अभिव्यक्ति की आजादी, तो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। वो हमें ही निश्चित करना पड़ेगा कि क्या उस अभिव्यक्ति की आजादी से जो है दूसरों की भावना आहत होगी क्या। वो हमारी समझ और वो हमारी विवेक का प्रश्न है। और जहां तक दूसरी बात है डिफेंड की, तो देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने एज अ ह्यूमन बीइंग जो है सुमन जी को कहीं ना कहीं डिफेंड नहीं किया है। उन्होंने ये बताया है, उन्होंने समझाया है कि जो संविधान है, नियम है, कानून है, अगर उन्होंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए आप संवैधानिक तरीका अपनाएं। आप किसी को, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। अगर कानून हाथ में अगर हम सब ले लें तो न्यायपालिका किस लिए है, उनको बंद कर देनी चाहिए। तो फिर तो हम तो अपना फैसला आदमी एक दूसरे को मार के कर ले। तो मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट्स है, न्यायपालिका है, हम उनका सहारा लें। और मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे। न्यायपालिका, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत इतिहास को तोड़ता है, मरोड़ता है, तो उसको बिल्कुल वो न्याय मिलेगा। और जहां तक बात है राणा सांगा जी की, तो देखिए मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं, कोई भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं तो वो इस देश के लिए लड़े, ना ही कि वो अपने लिए लड़े। तो हम सबको ऐसे महापुरुषों पे गर्व होना चाहिए, ना ही हम उनके बारे में कुछ ऊट-पटांग टीवी पे, मीडिया पे, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हमें महापुरुषों का आदर सम्मान करना चाहिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी नपी तुली बात पांडे जी ने कही। वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा की तरफ आते हैं। विपिन जी, बड़ा नपा तुला जवाब अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने दिया, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये दलित पर हमला किया गया, वो दलित हैं इसलिए हमला किया गया। तो ऐसे क्या सिम्पटम अखिलेश यादव को दिखे कि वो ये मान बैठे? और क्या आपको नहीं लगता कि वो एंटी सवर्ण एजेंडे पर चल रहे हैं अखिलेश यादव? क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो तमाम जगह कुलपति हैं, कब्जा किए हुए हैं। ओबीसी, दलित, पिछड़ा,
अल्पसंख्यक इनको जगह नहीं मिल रही, इनका स्पेस वो खा रहे हैं। ये बात पहले भी वो कह चुके हैं। एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात ये है कि वही घूम फिर कर आता है कि ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये बिल्कुल अनगाइडेड मिसाइल है, जो चाहे जहाँ मन हो दाग दो, हल्ला मचने दो। और इन सब के पीछे क्या ये राजनेता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्या ये मूल मुद्दों से हमें आपको भटकाना चाहते हैं कि इनसे दवाई की बात मत करो, इनसे पढ़ाई की बात मत करो, इनसे कमाई की बात मत करो, इनसे सिंचाई की बात मत करो? विपिन जी। जी दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं बेशुमार चर्चाओं में भाग लेता हूं, अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, और यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपने विचार, हम क्योंकि चर्चा भी आज उस पे अभिव्यक्ति की आजादी पे है, तो बड़ी सार्थक चर्चा हो रही है और यही अपेक्षा करी जाती है कि यहाँ पर कि बहस हो लेकिन अपने विचार रखे जाए, लेकिन दर्शकों तक बात पहुंचनी चाहिए। देखिए, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी अहमियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। और बतौर पत्रकार जीवन खपाया, मैंने भी पत्रकारिता में कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूं, यहाँ पर बड़े जिम्मेदारी से विश्वास से बोलूंगा, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यहाँ पर आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में आके हम लोग वो जो मर्यादा की रेखा है उसको अगर लांघ दें तो ये भी कोई समझ की बात नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर नियमों का अनुपालन सबको करना पड़ेगा साथ साथ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इतने, संवेदना भी दिखानी है, निश्चित बात है, जो और खासतौर पे कि अगर किसी महानुभाव का, महापुरुषों का अगर अपमान या कुछ ऐसी बातें बोली जाए तो निश्चित बात है चोट लगती है, ठेस पहुंचती है। यहाँ पर यह स्वाभाविक है, चाहे कुणाल कामरा की बात करें या कोई भी कद्दावर नेता हो यहाँ पर, क्योंकि और खास तौर पे नेताओं से उम्मीद करी जाती है क्योंकि उनको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है, उनसे प्रेरणा मिलती है हमारे को। हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर एक आम आदमी अपने कंफर्ट जोन से क्यों बाहर निकलता है जब लोकतंत्र का महापर्व आता है? वोट डालने क्यों जाता है? वो ये उम्मीद करता है, जिस पे भी भरोसा जताए, जिस राजनीतिक दल पे, वो उसके विवेक पे छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्योंकि उसको भरोसा है उस नेता पे, क्योंकि उसको आदर्श समझता है, उससे प्रेरणा लेता है, उससे उम्मीद करता है कि वो जो अधूरे काम रह गए हैं विकास के, उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो यहां पर यह सवाल पैदा होता है। ये बात मुझे लगता है मंथन समाज के हर एक वर्ग को करना चाहिए और खास तौर पे हमारे राजनीतिक दलों को करना चाहिए, क्योंकि आपने अखिलेश जी की बात करी यहां पर, तो देखिए बयानवीरों की कोई कमी नहीं है, चाहे भाजपा के नेताओं की बात करें, सपा के नेताओं की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें। और रही बात, क्योंकि इतिहास की बात हो रही है यहाँ पर कि इतिहास से किसी को खिलवाड़ करने का हक नहीं बनता, और ये तो देखिए मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं कि आज हम कहां पर आ गए हैं यहां पर, और बड़ा चिंता का विषय है कि यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप रामायण को लें, नए देखिए हर एक चर्चा में मैं इस बात का जिक्र करता हूं जो मैंने अपने माँ बाप से सीख ली है, जो शिक्षा ग्रहण करी है, कि यहां पर हम लोग सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, और ये वही मुल्क है हिंदुस्तान जिसपे हमें नाज है, जहां पर फूलवालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है जी। लेकिन साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, जहां सोच जानी चाहिए कि यहां पर एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, दोनों पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए यहां पर, क्योंकि देखिए अगर तोड़ मोड़ किसी तरह से खिलवाड़ करा गया है तो वो बात है। मिसाल के तौर पे बोलना चाहूंगा, ये किसको हक मिलता है आप रामायण को लेकर बोल रहे हैं कि नहीं वो कि आप प्रभु राम के इतने भाई थे, इतने अलग अलग तरीके से आप बोलने लग जाए, तो आप यानी कि इसका मतलब आप डिस्टॉर्शन कर रहे हैं अपने सहूलियत से। तो यहां पर मुझे लगता है कि विराम लगना चाहिए, और खास तौर पे अगर हम महानुभावों की बात कर रहे हैं, जितने हमारे राजपूत राजा रहे हैं, शासक रहे हैं, तो वो उनका क्या योगदान रहा है और वो कैसे लड़े हैं, और यहाँ पर वो भी किसी को जग जाहिर है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ दूसरी बात है कि कानून को अपने हाथ में लेने का हक भी किसी को नहीं बनता, कि आप जो हिंसा पे अगर उतारू हो जाते हैं और उपद्रव मच जाता है, तो वहां पर मेरे को लगता है कि बड़ा एक गलत संदेश जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी वो बड़ा हताश महसूस करेगा कि हमारा समाज जा कहां रहा है। ठीक बात, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार चुनौतियां, और खासतौर पे कोरोना काल के बाद जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई जी, और एकाएक लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो वहां पर हमने क्या सीख ली
कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, ये दौर हिंदुस्तान का है और हम लोग आशावादी हैं, अपनी सोच को बड़ा सकारात्मक रखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चंद यही बात जहन में आती है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। ठीक बात है, बहुत शानदार बात विपिन जी ने कही। अपनी अहमियत है लेकिन साथ साथ आगे जाना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आप लगातार बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश झा साहब के पास जाऊंगा। राजेश जी, क्या जो बर्दाश्त करने का जो हमारा जो लिमिट है नेताओं की, आप देखिए रामधारी सिंह दिनकर का उद्धरण आता है कि राज्यसभा में उन्होंने नेहरू जी के ही कपड़े फाड़ दिए थे, उन्हीं की पार्टी से राज्यसभा में गए थे। जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने लोगों के तमाम ये कहते सुना है कि रामधारी सिंह दिनकर ने नेहरू की आलोचना की सदन के अंदर, और वो तब नेहरू ने उनके घर पे प्रदर्शन नहीं करवाया, उनके घर पे पत्थर नहीं चला। इसी तरीके से आप बहुत सारे जो व्यंग्यकार हैं, उन्होंने अटल जी की किसी ने व्यंग बनाया, किसी ने कुछ बनाया, और बहुत सारे देश में कार्टूनिस्ट हैं, तमाम विधाएं हैं व्यंग की, सत्ता को लगाम लगाने की, नियंत्रित करने की तमाम विधाएं हैं। उसमें पत्रकारिता है, उसमें व्यंग है, उसमें नाटक नौटंकी है, उसमें फिल्म है, उसमें बहुत सारे जो कार्टूनिस्ट हैं। अब उसमें देखिए पत्रकारिता की स्थिति सबको पता, कार्टून गायब हो गए, व्यंग्यकारों की दशा ये है कि पता चला वो अपनी जान बचाए घूम रहे हैं, कुणाल कामरा जैसे लोग। तो क्या इसको आप नहीं मानते कि एक तो बर्दाश्त करने की क्षमता, नेता बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, अपने खिलाफ मुखालफत में बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता, उसको टॉलरेट नहीं करना चाहता, और दूसरी बात कि क्या जानबूझकर इस तरह के मुद्दों में हमें उलझाए रखा जा रहा है? राजेश जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, आपका आकलन बिल्कुल सही है, और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और आज जो चर्चा परिचर्चा हो रही है, अच्छी बात है, और आप लोग कार्यक्रमों का बहुत जिम्मेवारी है और आप लोग बखूबी अच्छी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। देखिए, देश को प्रशिक्षण, शिक्षा का स्तर को बढ़ाना है, एकजुट होकर रहना, एकता बना के रखना होगा, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ने की जरूरत है, आपस में संयम रखने की जरूरत है, एक दूसरे से प्रेम सौहार्द करने का, जितना हम रामनवमी मनाएं उतना ईद मनाएं, ये सारी चीजों को लेके चलना है। लेकिन जब हम बैठते हैं तो हम जब कुछ बोलते हैं तो थोड़ा उसमें ध्यान रखना चाहिए। अभी हयात जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। अब ये सब एग्जाम्पल क्या होता है? लव जिहाद, यहाँ पर उसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप सलमान खान, शाहरुख खान से लेके लव जिहाद क्या हो रहा है देश में, नहीं हो रहा है, आज की चर्चा में इसकी आवश्यकता नहीं थी। आपने एक बड़े बढ़िया से आपने एग्जाम्पल दे दिया कि परशुराम ने 17 बार जो है सो राजपूतों की 21 बार जरूरत नहीं है। आप आज चर्चा में बैठे हुए इस बात पर चर्चा करिए कि जो लोग को चुनकर भेजते हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको कितना संयम रखने की आवश्यकता है। अगर ऐसे लोग गलती करेंगे और सेंटिमेंट और इमोशन को जब हम टच करते हैं, किसी के जाति और इतिहास पे जाके उसको खुरेदने का कोशिश करते हैं, तो जो युवा है वो भड़कता है, जो गर्म खून है वो भड़कता है। उसको कैसे संयम करने की आवश्यकता है, इस चर्चा परिचर्चा में इन बातों का ध्यान देना है। यहां पर भी बैठ के हम राजनीति बड़ा प्यार से करें और लोगों को एक संदेश देने का काम करें कि गांधी जी को गोली, अरे तो पाकिस्तान में इतने लोगों को गोली कौन मार रहा है? एक एक को उठाकर जो सफाया कर दिया गया वो हिंदू था क्या? तो ये हर जाति, हर समुदाय, हर जगह पर अच्छे और खराब लोग हैं। जो बुद्धिजीवी है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि हमको देश में और हमको अपने जनमानस को कैसे संभालना है। हाँ, जहां गलती हो रही है, चाहे बिदुड़ी जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, या नुपुर शर्मा का ही केस क्यों ना हो, आपने देखा कि जहां कार्रवाई होना चाहिए, जहां नहीं होना चाहिए जनता उसके ऊपर कार्रवाई करती है। आप देख लीजिए चुनाव में क्या हुआ। तो ऐसा, मैं किसी पार्टी विशेष से हूं तो मैं उसी का पक्ष रखूंगा, ऐसा नहीं। हमारा देश आगे जाना चाहिए, हमारे देश के 140 करोड़ जनता में कैसे रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, कैसे हम मजबूती से आगे बढ़े, ठीक है राजेश जी, विकास करें, इसमें बात होनी चाहिए। थैंक यू राजेश जी। और हमें संयम रखने की आवश्यकता है। आपने पैरामीटर की बात की कि हमको क्या लिमिट क्या है। लिमिट ये है कि अपने को संयम रखते हुए सबको एक साथ
कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता ठीक है, नहीं है। कोई भी ठीक है। कानून को हाथ में लेता ठीक है, तो ठीक है। अब दुख मेरे होता पास, है। अब राजेश जी मैं रोक रहा हूं आप ही के साथ में आपको, क्योंकि मेरे पास अब बस 1 मिनट का समय हो, मुझे जल्दी जल्दी लोगों को अभी दूसरे राउंड में लेना है। हयात उमर, एक तो राजेश जी की बात का आप जवाब दीजिए जल्दी से। उन्होंने कहा कि भाई अब नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग गोली मारे जाते हैं, आप गांधी जी की बात कहाँ कर रहे हैं, गोडसे की बात क्यों कर रहे हैं आप? इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं और मैं इस बात के लिए बिल्कुल उनकी तरह से कहता हूं कि हमें, राजेश जी, मुझे लगता है कि वो अटल जी के दौर के भाजपा के नेता हैं, वरना आज के दौर के भाजपा नेताओं में इतना टॉलरेंस नहीं है। और वो बात बिल्कुल सही है, जैसे उन्होंने कहा कि हमें रामनवमी भी मनानी है, हमें ईद भी मनानी है, लेकिन हो कहाँ रहा है? बड़े बड़े पदों पर बैठे एलानिया कर रहे हैं कि भाई मुसलमान ये मुसलमान वो, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ये बात कर रहे हैं। चलिए, सोच चाहिए है। अगर मैंने क्या कहा कि अगर रमेश विधूड़ी जी के खिलाफ संसद में कार्रवाई हो गई होती तो आज शायद ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण दिन हमको नहीं देखना पड़ता। राणा सांगा जी जैसे महान शख्सियत के लिए, वीर ऐसा शख्सियत नहीं के है लिए, सर, ऐसा नहीं है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि विदुषी जी के बातों पर कोई एक्शन होता तो देखिए- ये नहीं बोलते। इनको राजनीति चमकाना है। सर देखिए, मैं 1 मिनट का समय लूंगा। राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियां एक विशेष तिथि और समय चुनते हैं कि हमारे राज्यों में चुनाव आ रहा है, एकदम तो सही बोल रहे हैं, चीजों को सही बोल रहे हैं। भड़काया जाए। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है राजेश जी, प्लीज, अब समय नहीं है, हयात कंप्लीट करिए, फिर मैं जल्दी खत्म करूंगा। हयात। सी बात है, देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी हमको मिली है, संविधान ने दी है, लेकिन इस बात को सबको ध्यान रखना है कि उसमें संयम रखना है। हमारी आजादी की वहां खत्म हो जाती है ठीक है। जहां से दूसरे की एक नाश बात- शुरू होती है। ठीक है, हयात जी एक बात हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से, बहुत जल्दी प्लीज। मेरा कहना है कि आप नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सोनिया जी, राहुल जी, एकनाथ शिंदे जी से तुलना अगर राणा जी से करेंगे तो गलत है। आप, राणा सांगा जी ने देश के लिए कुर्बानियां दी है, ये लोग राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक सीमा होनी चाहिए और महापुरुष जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, सख्त कानून बनना चाहिए ताकि ऐसे हम लोगों को ऐसा प्रयास नहीं करना पड़े, कानून हाथ में न बस लेना। एक लाइन बस एक बात हाँ जो- हाँ बोलिए बोलिए, हयात बोलिए, हयात बोलिए। बहादुर शाह जफर के 3 बेटों के सर काट करके उनके सामने थाल में हडसन ने पेश किए थे। बताइए, मुगलों ने देश के लिए दी थी कुर्बानी कि नहीं दी थी? आज कैसे आप मुगलों को गाली दे सकते हैं? राजपूतों के सेनापति मुसलमान रहे हैं, बोलते हैं हकीम का सूरी हो, राणा सांगा के सयातन का हो। तो बात ये नहीं ये है, बात आप नहीं कैसे थी। सारे लेकिन मुगलों को कह सकते हैं? आप किसी एक मुगल को कह सकते हैं, बल्कि हमें तो कहना है कि जो इतिहास में, वो इतिहास के यहाँ- हिसाब से था, आज वर्तमान में यहाँ नहीं बात सब अच्छी होती। ठीक है राघवेंद्र राजू, ठीक है ठीक है, अब प्लीज शैलेंद्र सिंह, अब नहीं, वक्त नहीं मेरे पास। राघवेंद्र राजू भाई, ये जो इस पूरी चर्चा में जो निष्कर्ष निकल कर आया वो तो यही है कि कहीं ना कहीं राजनीति छत्तीस सभा में भी घुसी है, करणी सेना में भी घुसी है। अरे आपस में बैठ के बात करो भाई, निपटाओ मामले को। लेकिन संस्कृति और संस्कार ये कहता है, जैसे नहीं, ये नेता दलित और राजपूत लड़ा देंगे, ओबीसी राजपूत लड़ा देंगे, श्रृंगार किया तो वो बात को डाइवर्ट करने की बात है। आप समाज में अगर एकीकरण चाहते हैं, समाज में सर्वधर्म की बात करते हैं, गंगा जमनी की बात करते हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड प्रभु वाह सदनाम गुरु, सारे धर्म एक हैं, लेकिन आप करना क्या चाहते? गंगा जमनी का आप गाना तो बनाएंगे, लेकिन फिर वही बात है, घुमा फिरा करके कहीं जोधा अकबर पर, कहीं पद्माकर पर, कहीं इतिहासकार पर। देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं आज मुद्दे पर बात नहीं करेंगी। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, मूलभूत मुद्दे से उन्हें कोई लेना देना नहीं। और वो अगर राजनीतिक दलों की बात करेंगी तो इन महापुरुषों से राजनीतिक दलों का क्या लेना देना था? भाई, इन महापुरुषों ने क्या बिगाड़ा था? इतिहास चुराया नहीं हमने, हमने इतिहास बनाया है और मर करके कट करके अपना सर इस हिंदुस्तान को बचाया है। ठीक बात है, ठीक बात। अब राघवेंद्र जी प्लीज, हो गया, ठीक है। बड़ी जो लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग, पूछिएगा सुमन लाल जी से, उनके नाम से कौन सा रेजिमेंट सेना में बना है, पूछिएगा अखिलेश जी से, उनकी कौन सी सेना के रेजिमेंट देश में लड़ रही है। तो ये सब बात नहीं होना चाहिए। जातिवाद में समाज को मत बांटिए, समाज को मत छेड़िए, और समाज में गंगा जमनी की तरजीह लाइए। अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति में, ठीक है। अंतिम टिप्पणी सच्चिदानंद पांडे। थैंक यू राघवेंद्र राजू, थैंक यू। अंतिम टिप्पणी सच्चिदानंद पांडे, बस 20 सेकंड में, जल्दी से। पांडे जी कंप्लीट करिए अपने। एक संक्षेप में बात बोलना चाहता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं ये बोलूंगा, देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी एक बात है, उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन साथ साथ अगर कोई ये बात बोलता है कि हिंदुस्तान में, हमारे महान मुल्क में, हमारे महान देश में
बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे तो वो मुद्दे को बड़ा ज्वलंत बना देते हैं। तो यहाँ पर वहां पर नकेल कसने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सच्चिदानंद 20 सेकंड में। जी देखिए, मैं तो एक शब्द ही बोलना चाहूंगा कि जो जातवाद मजहबवाद को छोड़ के हमें बस एक चीज समझना चाहिए कि हम सभी लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं, ठीक है। ना ही कोई क्षत्रिय, ना ही कोई ब्राह्मण, ना ही कोई वो, हम सभी लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं। और कहीं ना कहीं हमें जो है ये सोच के चलना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े, हम सब लोग आगे बढ़े, और किसी भी महापुरुष के ऊपर हम कोई टिप्पणी ना कर सके। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट बुरा ना बोलें। लीजिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त इजाजत नहीं देता। राजेश जी बहुत धन्यवाद, शैलेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह राजू, हयात उमर, विपिन शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत शिद्दत के साथ में सुना, समझा। लेकिन इस कार्यक्रम का जो एक सारांश यही निकला कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो लिमिट है वो खुद तय करनी होगी कि हम ऐसा बोलें कि उसका समाज में विघटन के रूप में उसका संदेश न जाए। और जो एक दो हमारे मेहमानों ने ये भी कहा कि अगर जो सत्ता में रहता कोई भी दल हो, अगर वो कोई एक लैंडमार्क, कोई मानक बना देता है तो फिर उसके बाद जो कोई बोलेगा ना तो उसी पैमाने से उस पर कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के बयान बेमतलब के रुक जाएंगे। हमें दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर बात करनी चाहिए। नमस्कार।